नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल दर साल कृषि दर्शन और आपका साथ बना हुआ है और हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लाए हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसमें आज हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि बजट 2021-22 में गांव और किसान को क्या कुछ खास सौगातें मिली हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का तीसरा आम बजट पेश कर दिया है और इस बार भी इस बजट में गांव और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया गया है। क्या कुछ खास है इस बार के बजट में, खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए, और इसके बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञों और किसान साथियों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृषि कैलेंडर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। चने की फसल में नमी दिखने पर एक हल्की सिंचाई अवश्य लगा दें। फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेरोमेन प्रपंच 3-4 प्रपंच प्रति एकड़ लगा लें। यह कीटनाशक खेत के उन हिस्सों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15 फूल खिले हों। मटर और मसूर की फसल में विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव अवश्य करें। मूंग और उड़द की बुआई के लिए उन्नत बीजों का संग्रह अवश्य कर लें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि स्टार्टअप में हम मिलेंगे एक प्रगतिशील किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती में अच्छी उपज हासिल करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी होता है। फसल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है और कुछ ऐसा ही किया है बनारस के रहने वाले हमारे आज के प्रगतिशील किसान भाई चंद्रशेखर सिंह ने। न सिर्फ ये वैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं बल्कि इन्होंने बीजों की कई उन्नत वैरायटीज भी विकसित की है, जिसका लाभ अब दूसरे किसान साथी भी उठा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं भाई चंद्रशेखर सिंह से, जिन्हें कृषि में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पारंपरिक और वैज्ञानिक खेती के दम पर बने पूर्वांचल के किसानों के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर सिंह पद्मश्री अलंकरण के लिए चुने जाने के साथ काशी और पूर्वांचल ही नहीं देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। चंद्रशेखर को खेती विरासत में मिली थी, जिसे इन्होंने अपनी सोच से आगे बढ़ाया और लगातार उसे कायम रखा। अच्छे खाद्य उत्पादों की दिनों दिन बढ़ती मांग को देखते हुए चंद्रशेखर सिंह ने शुरू से ही कृषि को हाईटेक बाजार से जोड़कर देखा। हाईटेक इसलिए क्योंकि एक संपन्न इंसान जिस गुणवत्ता परक खाद्य की तलाश में बड़े बड़े मॉल व मार्ट में जाता है और उत्पादों के अच्छे दाम भी चुकाता है। आय बढ़ाने के उद्देश्य ने भी इन्हें वैज्ञानिक खेती की ओर आकर्षित किया। इन्होंने कोल्ड ऑयल तकनीक पर भी जोर दिया, जिससे कि किसी भी तिलहन फसल की पेराई के बाद भी उस तेल के समस्त लाभकारी तत्व बच जाते हैं। इस तकनीक को भी उन्होंने बनारस काशी विश्वविद्यालय में ही सीखा था। आज इस तकनीक से उत्पादित तेल का बाजार में काफी मांग भी है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी हासिल हो रहा है। चंद्रशेखर सिंह BA LLB में अपनी पढ़ाई पूरी कर वकालत करने लगे थे। जब कानून की दुनिया में मन नहीं लगा तो उसे छोड़ खेती की जो परंपरा उन्हें विरासत में पुरखों से मिली थी उसे ही कायम रखा। साथ में बनारस काशी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और समय समय पर मिलने वाले प्रशिक्षणों में उन्हें कई तकनीकी कुशलता भी हासिल की, जिसे उन्होंने अपने पारंपरिक कृषि के साथ क्रियान्वित कर दिया। चंद्रशेखर सिंह बनारस काशी विश्वविद्यालय की तरह ही बीजों की नई वैरायटी निकालते हैं। इन्होंने बीज प्रसंस्करण उत्पादन के 3 प्लांट भी स्थापित कराए हैं, जिससे लगभग 40 लोगों को रोजगार मिला है। बीजों की कई वैरायटी पर अभी काम हो रहा है, जिसके पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेट कराया जाएगा। चंद्रशेखर सिंह के जीवन में बनारस काशी विश्वविद्यालय एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। उनके कार्य को देखते हुए बनारस से पद्मश्री के लिए प्रस्ताव भी BHU के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने दिया था, जिसका समर्थन प्रोफेसर पंजाब सिंह ने भी किया था। बनारस काशी विश्वविद्यालय में इन्हें 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ष 2008 में चंद्रशेखर सिंह को पूसा द्वारा प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर सिंह कृषि मंत्रालय के सेंट्रल सीड कमेटी में सदस्य भी हैं। पूरे भारत में इस कमेटी में केवल 2 ही सदस्य होते हैं, जिनमें से एक पर चंद्रशेखर सिंह पद स्थापित हैं। चंद्रशेखर सिंह वैज्ञानिक खेती के लाभ को जानकर इस तरीके की खेती पर जोर दिया, साथ ही बीजों की नई वैरायटी को भी विकसित किया। इन्होंने न सिर्फ अपने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, बल्कि बीज प्रसंस्करण उत्पादन के प्लांट स्थापित कर रोजगार भी उपलब्ध कराए। इस तरह कहा जा सकता है कि भविष्य में आने वाले युवा किसानों के लिए चंद्रशेखर सिंह प्रेरणा स्रोत हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों
गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर एस.के. चौधरी ने हमें कृषि क्षेत्र में आने वाले बदलावों और नई तकनीकों के बारे में अहम जानकारी दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। किसानों के लिए नित्य उपयोगी नई नई तकनीकें विकसित करता है और टिकाऊ खेती के लिए किस प्रकार नए ज़माने में नए दौर में खेती की जाए, इसके लिए नई नई तकनीकें, नए नए तरीके, नए नए यंत्र ये सतत लेके आता है। और आप देख रहे हैं कि जो उत्पादन है और उत्पादकता है निरंतर बढ़ती जा रही है। नई नई वैरायटीज़ आई, लेकिन साथ ही वैरायटीज़ के साथ में जो तकनीकें हैं, कृषि तकनीकें, उसमें भयंकर सुधार हुआ है। ख़ास तौर से मिट्टी, पानी, जलवायु ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। जलवायु के प्रति सहिष्णु और जलवायु रोधी किस्में और जलवायु के प्रति लचीलापन रखने वाली ऐसी तकनीकें विकसित की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी उसकी उत्पादकता में उतनी कमी नहीं होती जितनी अपेक्षित होती है। तो ये निरंतर अनुसंधान का ये परिणाम है कि हम इतने अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मिट्टी का टिकाऊ उपयोग कैसे हो, मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसी तरह से कम पानी में कितना बेहतरीन हम उत्पादन ले सकते हैं और जिसके कारण जो रिसोर्सेस, जो स्रोत हैं हमारे नैसर्गिक स्रोत, उनका ह्रास किए बिना, उनका बहुत अधिक दोहन किए बिना किस प्रकार टिकाऊ खेती की जा सकती है, इसके बारे में सतत निरंतर प्रयास किए जाते हैं। हर एक ज़िले के लिए जिलावार कृषि आकस्मिक योजनाएं या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान्स बनाए गए जो ये बताते हैं कि अगर मानसून 1 हफ्ता लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए, 2 हफ्ते लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए, मानसून 3 हफ्ते लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसी प्रकार मानसून के दौरान या किसी जो फसल उत्पादन के दौरान यदि सूखा पड़ जाए तो उस समय किसान को क्या करना चाहिए, बीच वाली अवस्था में सूखा पड़ जाए तो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ से इनपुट मिलेंगे, किस तरह की तकनीकें होंगी, इसके बारे में भी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। किसानों को समय समय पर एग्रो एडवाइजरीज इशू की जाती है। हमारा जो सेटअप है पूरा ICR का, ICR और KVK और पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उसको कुल मिला के सबका ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार किसान को और भारतीय कृषि को अधिकतम हम सपोर्ट करें जिसके कारण किसान किसी तरह की परेशानी को झेले बिना आगे चले। इसी प्रकार किसान की आय दुगनी करने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हमने लाए हैं जो पूरे राष्ट्र में अलग अलग तरह की जलवायु और अलग अलग तरह की एग्रो इकोलॉजी में किस प्रकार किसान की आय दुगनी, तिगनी, 4 गुनी हो सकती है, इसके लिए नए नए हमारे प्रयास है। साथ ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा विषय है जो आजकल बहुत स्तरों पर बोला जा रहा है और जिसके लिए सारी राज्य सरकारें एवं ख़ास तौर से जो केंद्र सरकार है बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर रूप से इसमें काम करने की ज़रूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरंतर अपने अनुसंधानों के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से और जैविक खेती के माध्यम से और जो उत्पादकता, गुणवत्ता, जो फसल है, जो हम खाद्य है, खाद्य की गुणवत्ता और खाद्य का न्यूट्रिशन किस प्रकार इंसान को पोषक तत्व अच्छे से अच्छे मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। किसान साथियों, उच्चतम न्यायालय ने
3 नए कृषि कानून पर आप सभी की टिप्पणियां, विचार एवं सुधार आमंत्रित किए हैं, जिस पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन कृषि कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सूचना 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा sc.committee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा, जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था।
जैसा कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने आपको पहले ही बताया है कि आम बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई है। इन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे ग्रामीण विकास के लिए बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं 1,000 और मंडियों को ई-नैम से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। आइए देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1,000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ
देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के विभिन्न मंडियों में अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव। गेहूं का मंडी भाव। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1840 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं लालसोट मंडी में इसके सौदे 1621 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1675 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं बदायूं मंडी में इसके सौदे 1725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं ट्विटर प्लेट में आज क्या खास जानकारी है आपके लिए। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।